लाखों पुजारी होंगे, करोड़ों भिखारी होंगे। उस मंदिर की जगह कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता, चिकित्सालय बनाया जाता। अरे भारत में मंदिरों की कमी है क्या? ये बताइए, हर गली, हर कूचा, हर गाड़ी के अंदर मूर्ति रखी है, उसके बावजूद भी हमें एक और मंदिर बनाने की जरूरत पड़ गई। दिवाली पहले नहीं मनती थी, राम मंदिर से पहले दिवाली नहीं मनी जाती थी, पहले भी मनाई जाती थी दिवाली। मंदिर जाए, भगवान से कहे कि यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल बनाए। अरे ज्यादा ताकत है, भगवान को उतार लो ना नीचे। इतने मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ये आप लोग भगवान नहीं हो, हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। इंसानों को मारकर उस मूर्ति को जिंदा रखना, ये कहाँ की इंसानियत है? प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, मोदी जी कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो नाच कर रखा, और करा क्या है इसने इस देश का? मोदी जी आए जब इसे तो खलबली मची हुई है, जब से तो आप भी माइक ले लेके भागे फिर रहे हैं। मोदी जी नहीं तो शांति पूर्वक आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। आप लोगों के बीच में जब ब्रांड चैनल आता है, वो सिर्फ वही बात करता है जो मोदी जी चाहते हैं। आप लोग ना हो तो पब्लिक को पता न चले, सोशल मीडिया ना हो, आप लोग अगर लोकल चैनल ना हो तो पब्लिक को विकास नहीं, विनाश हुआ है। उस विनाश का नाम ही इन्होंने विकास रख दिया है। आप देखिए 22 जनवरी को फ्री बसें जा रही हैं। देखिए मैंने एक सोशल मीडिया पे कल एक वो देखा था कि भाई वो कहने लगा मेरी बकरी ने अंडा दिया है, मेरी बकरी ने अंडा दिया है। आपने कहा जी बकरी कैसे अंडा दे सकती है? उसने कहा मैंने मुर्गी का नाम ही अंडा रख दिया। तो इन्होंने विनाश का नाम विकास रख दिया है। तो राम मंदिर बनना खुश नहीं है क्या? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं राम को नहीं जानता, मैं रामायण को नहीं जानता, मैं तो ग्रंथ उसको जानता हूँ जिसका इतिहास है। जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नाटक बता दिया, काल्पनिक बता दिया। आज आप इतने पढ़े लिखो कर फिर भी रामायण की और राम की बात कर रहे हैं। भाई साहब मैं इंसानियत के धर्म को जानता हूँ। मैं जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। नहीं, राम को कौन लेकर आया? ये मोदी से पहले राम नहीं था क्या? राम को मोदी जी लेके आए क्या? यार मोदी जी को राम लेके आए, ये बता दीजिए पहले। तो भाजपा का है ना। अरे नारे तो कोई भी बना ले, आप भी नारा बना लो अपना, कोई दिक्कत थोड़ी है। टेंट में हाँ पहले नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए का सूट पहन रहा है, जो प्रधानमंत्री जनता को नहीं देख रहा, इनकी भूख प्यास को नहीं देख रहा, रोजगार को नहीं देख रहा है, इनके सारे हकों का हनन कर दिया है। आप राम लला के दर्शन करना चाहेंगे? नहीं जाएंगे? नहीं, मैं तो अपने घर में अपने लल्लाओं के दर्शन कर लूंगा, यही बहुत है। मेरा नाम विनोद संगत और मैं एक संगठन चलाता हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर मानव हितकारी संगठन। तो क्या लग रहा है जो राम मंदिर बन रहा है और उसके प्राण प्रतिष्ठा होने 22 तारीख को, आप लोगों को क्या फायदा होने वाला, खासकर अम्बेडकरवादियों को? अम्बेडकरवादियों को फायदा तो क्या होने वाला है? देखिए इससे ना तो कोई फायदा ना कोई नुकसान। ये तो एक अपनी जो है जिद और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए या फिर दूसरे टारगेट को लेके जो ना दूसरे टारगेट को खत्म करके दूसरा टारगेट एक जगाने के लिए। देखिए जिसे राम से प्यार होगा उसके लिए ट्रेन फ्री करने की जरूरत नहीं है, वो अपने खर्चे से जाएगा अयोध्या। जिसे राम से प्यार होगा उसे एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जाएगा वहाँ पर राम के दर्शन करने। अरे जो उस राम से क्या काम जिसका प्रचार भी बीजेपी को करना पड़ रहा है, जिस राम का प्रचार पार्टी कर रही है। अरे राम तो स्वयं राम है, अगर आप लोग माने तो। आपकी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, आपकी भाषा में बता रहा हूँ, राम तो स्वयं राम है, लेकिन उसका प्रचार भी करना पड़ रहा है, तो वो राम नहीं, वो सिर्फ एक नाम है। विपक्ष कह रहा है बीजेपी वोट मांगेगी इस मुद्दे पे। हाँ मांगती आ रही है वो, उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। धर्म, जाति, प्रजाति, इसके अलावा और कोई मुद्दा है। भगवान राम को भी चुनावी बना दिया इन्होंने। बिल्कुल, भगवान राम को भी अम्बेडकर साहब को इस्तेमाल कर रही है लोग। जब अम्बेडकर की जरूरत होती है तो मूर्तियों में फूल चढ़ाते हैं, प्रतिष्ठा चढ़ाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती तो वो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। भाई जाने देगी तो भी ठीक है, नहीं जाने देगी तो भी ठीक है। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो डायरेक्शन उनको दी है वो अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। ये तो हमेशा होता है भाई, पुलिस को तो निर्देश मानना पड़ता है ना अपने वरिष्ठ अधिकारियों का। चुनाव आयोग तो मना कर रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं होती ईवीएम में। निश्चित रूप से वो तो यही कहेगा भाई, गड़बड़ करने वाला कभी ये कहेगा कि मैंने गड़बड़ की है? चोरी करने वाला कभी ये कहता है दुनिया में कि मैं चोर हूँ? कभी नहीं कहता। तो चुनाव आयोग तो हमेशा यही कहेगा कि चुनाव बिल्कुल सही और निष्पक्ष हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है आपकी बात सुनेगा चुनाव आयोग? देखिए सुनेगा
चुनाव आयोग हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा ये बात का विषय है, लेकिन हमें अपना प्रयास तो करना है ना, हमें अपनी बात तो कहनी है। समर्थक नहीं ना है, रोडों पे लोग नहीं ना है। नहीं, समर्थकों को हमने आज नहीं बुलाया ना भाई, यहाँ पर कोई जनता बुलाने की जगह थोड़ा ही थी। यहाँ से तो चुनिंदा लोग मार्च करते हुए वहाँ तक जाना था और वहाँ से जो है चुनाव आयोग को एक लेटर देना था कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके आधार पर आप हमें 50 मशीनें दीजिएगा ताकि हम आपको हैक करके दिखा सकें। राजनीतिक पार्टियां जो है वो तो इसके खिलाफ नहीं बोलती, बोलेंगी, धीरे धीरे बोलेंगी। वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उन्होंने भी तो यही मलाई खाई हुई है भाई। कांग्रेस ने भी तो इस देश के अंदर ही जो सत्ता का सुख भोगा है, केंद्र में रह करके भी और राज्यों में रह करके भी, इसी ईवीएम से तो चुनाव हुआ है। और इस ईवीएम को लाने वाला कौन है इस देश में? कांग्रेस ही तो है। तो जो कांग्रेस इस ईवीएम को लेकर के आई और जिस कांग्रेस ने ईवीएम के द्वारा होने वाले चुनाव से केंद्र में सरकार बनाई, तो वो एकदम खुल करके कैसे कह देगी? तो कांग्रेस जानती है इसके बारे में। निश्चित, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कब इसमें गड़बड़ी हो जाए, कब इसका मिसयूज हो जाए और कब कब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो करके इसको प्रभावित किया जा सके, ये तो समय समय पर निर्भर करता है। हो सकता है उस समय ना हो, या उस समय अगर होगा तो कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। ये भी तो सच्चाई है कि जब ईवीएम के माध्यम से कांग्रेस सरकार बनाया करती थी तो तब भाजपा उसका विरोध करती थी, भाजपा भी तो रोड पर उतरती थी, वही आरोप लगाती थी। आज वही भाजपा कह रही है कि ईवीएम सही है, तो कहीं ना कहीं तो नुक्ता है और देश की जनता को ये जानने का पूरा राइट है कि नुक्ता है क्या, जिसकी वजह से विपक्षी दल भी चुप हैं। बड़ी सीधी सी बात। पर चुनाव आयोग के पास विपक्ष गया था, उन्होंने कहा था ईवीएम वगैरह हैक करके दिखाइए। हाँ, तो उन्होंने अभी दोबारा फिर टाइम मांगा है, वही तो मांगने फिर दोबारा गठबंधन के 28 दलों ने फिर टाइम मांगा है, लेकिन टाइम नहीं दिया जा रहा। लेकिन वो जाएंगे, अब कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या प्रोग्राम रहेगा, ये पता लग जाएगा। कहा जा रहा है इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं चुनाव में, तो कैसे इसको टेम्परिंग किया जा सकता है, सबको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए ये टेक्निकल प्रक्रिया है, कैसे होगी ये तो कल हम डेमो करके दिखाएंगे, लेकिन होती है। अच्छा, कल डेमो करने वाले हो? यस, कल डेमो करके दिखाएंगे। जो इस मशीन के एक्सपर्ट हैं, कल जंतर मंतर पे हम डेमो करके जनता के सामने दिखाएंगे, मीडिया के सामने दिखाएंगे कि कैसे वोट दी किसी और को जाती है, दिखाई भी देती है कि आप जिसको दी वहां पर जा रही है, लेकिन जाती कहीं और है। जब चुनाव आयोग ने अपनी ईवीएम दी थी तब तो कोई एक्सपर्ट नहीं आया था। कब दी थी? कभी नहीं दी उसने, कभी नहीं दिया। 22 पार्टियां जब मिलने गई, देखिए कभी नहीं दी, ये झूठ है कि उसने दी थी। देखिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 5 पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग हर विधानसभा में वीवीपैट के माध्यम से होगी, ठीक है। अगर 5 ही पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग वीवीपैट से हुई होती तो निश्चित रूप से मशीन में पड़ी हुई वोट और वीवीपैट की वोट से पता लग जाता कि मशीन सही है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी आज तक किसी भी विधानसभा के किसी भी चुनाव में वीवीपैट की काउंटिंग कहीं नहीं होती। पर आप तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं ना, कोई कुछ तो निकल है नहीं। ये तो लाइफ है, संघर्ष लंबा है भाई, इतना आसानी से थोड़ा ही होगा। ये जितना बड़ा लक्ष्य होता है, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। और ये सत्ता की लड़ाई का संघर्ष है। जिस ईवीएम के माध्यम से पूरे देश की सत्ता स्थापित होती है, उसको हटाना इतना आसान थोड़ा ही। अभी देख रहे चारों तरफ कितने पुलिस वाले। दबी जुबान में कुछ कांग्रेस नेता भी बोल रहे हैं ईवीएम के लिए। बोलेंगे, दबी जुबान में नहीं, उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि वो अब नहीं बोल रहे, वो कल के बाद बोलेंगे। कल से आप देखना वो बोलेंगे, वो भाग भाग करके बोलेंगे और कल वहां पर आएंगे भी बहुत सारे लोग।